बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले आज जो हमारे सेगमेंट्स हैं उनमें जो आज पहला टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे दिमाग के हवाले से। नाज़रीन, दिमाग की जो एनर्जी होती है ना, उसको बूस्ट करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स, बहुत सा फोकस जो है वो बिल्ड करना पड़ता है। हम बहुत सारी चीज़ों में ना फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, हम काम तो कर रहे होते हैं मगर उसमें हमारा फोकस कोई नहीं होता। बच्चों को भी कहते हैं ना कि आप फोकस करो, मोटिवेशन नहीं लेकर आ रहे होते हैं। अब मोटिवेशन आपको पुश करती है आपके किसी भी काम में, आपके इंटरेस्ट लेवल पे, आपके उस फोकस को बरकरार करती है, उसको कायम करती है। या फिर अगर हमारी जैसे जो ज़हानत होती है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, कुछ लोग नाज़रीन ऐसे होते हैं कि अगर उनको कोई चीज़ सिखाई जाए या एक बार बताई जाए ना तो फ़ौरन पिक करते हैं, फ़ौरन से पहले सीख लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार बताओ उनको समझ नहीं आती, उनको हम ये भी कहते हैं कूड़ जहन है, पागल है, समझ नहीं आ रही है, एक बार की बात समझ नहीं आती। तो ऐसा क्या है इनके साथ, ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है कि जो इनको बार बार भी बताई जाए तो उनको समझ नहीं आ रही होती है। ये जो ऊपर वाला प्री फ्लोर है इधर बात बैठ नहीं रही होती है। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे पास रूबी अली मौजूद हैं, तो ख़ास तौर पे आप ये सेगमेंट ज़रूर देखिएगा क्योंकि माइंड साइंसेस की एक्सपर्ट हैं और हमें अच्छी तरीके से टेक्निक समझाएंगी। हम अपने बच्चों को भी इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं और उनको समझा सकते हैं कि अपने माइंड पे कैसे काबू करना है, कैसे फोकस करना है, कैसे इंटरेस्ट लेवल जो है वो डेवलप करना है। और आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। तभी शुरू करते हैं प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फिर? I'm fine, thank you so much। लास्ट टाइम आप आई थी, मुझे आपका वो बहुत अच्छा लगा जो स्टाइल आपने सांस का बताया, कितना लेना है, किस हद तक लेना है, और आज आपने जितनी खूबसूरती से मधुर अंदाज में, वहीं पे आप जो है ना माइंड को पीसफुल अंदाज में लेके चल पड़ी हैं। वाह, ये भी बड़ी खूबसूरती वाली है। आप खुद जो खूबसूरत है ना, इसीलिए नहीं, आपका अंदाज बड़ा खूबसूरत। और माशाल्लाह, वैसे मैं इतनी कोई अच्छी हूँ नहीं, मैं आपके सामने बड़े नाजुक तरीके से बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो हमारा माइंड है समटाइम्स तो बात को बहुत जल्दी पिक कर लेता है और कुछ लोग जो है वो कभी समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। तो ये क्या हमारे माइंड गेम की चीज़ें हैं, खुद हम समझना चाह रहे होते हैं, नहीं चाह रहे होते, हम पे है या सामने वाला जो समझा रहा होता है उसके ऊपर है? असल में ये सारी जो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, ब्रेन अल्लाह ताला ने देखिए किसी को शार्प IQ लेवल कोई शार्प नेचुरली भी होता है और कई लोग इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके योगा के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज डिफरेंट और ब्रेन की एक्सरसाइज, पावर योगा भी आता है, पावर ब्रेन की जो ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज वगैरह भी करते हैं। हम लोग अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, जैसे आइंस्टाइन हो गया या न्यूटन या वो वाले लोग जिनका IQ लेवल बड़ा शार्प किया है और उनके ब्रेन पर जो फोकस किया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग के कुछ ऐसे हिस्से बाकी लोगों से मुख्तलिफ और एक्स्ट्रा नज़र आए हैं जिन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। अब आज अगर हम बात करें कि अपने नॉर्मल ब्रेन को हम लोग सुपर ब्रेन कैसे बना सकते हैं, ये मॉडर्न रिसर्च में आया है और फिर ये 7 डेज चैलेंज है। अच्छा, देखें आपके ब्रेन को ना आज हम डिवाइड करते हैं दो में, एक लेफ्ट और एक राइट। अब जो अगर हम बात करें राइट में, राइट माइंड में इसमें क्रिएटिविटी है, ठीक है, इसमें इसने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। लेफ्ट की बात करें उसने एनालिसिस करना है, लॉजिकली उन चीज़ों को लेके चलना। अगर इन दोनों को आपस में इनका कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाए तो आपका ब्रेन जो है ना वो सुपर डुपर 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 होता जाता है। जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं, एक ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है, ब्रीदिंग से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, लाइक हमने राइट से अगर सांस लेनी है नथने से, लेफ्ट से हमने उसको एक्सेल करना है, फिर लेफ्ट से हमने इनहेल करना है, राइट से एक्सेल करना, लाइक एक्सेल किया फिर इनहेल, जहाँ से आपने एक्सेल किया वहीं से फिर इनहेल, वहीं से लाइक ये देखिए इसमें हमने लिप्स को बंद रखा, लिप्स बंद रखना जी। कुछ ही प्रैक्टिस करेंगे ऐसा ऐसा लाइक
ऑक्सीजन इस तरह हमने इनहेल करना है कि हमें यहाँ पे हल्की सी ठंडक फील होती है इसकी। अच्छा, उससे क्या है कि हमने अपने ब्रेन को एक्टिव किया। कितनी बार करना ये स्टेप्स कितनी? ये मैक्सिमम हम 15 to 20 टाइम्स, और अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस में करना शुरू कर दें, हाँ। जैसे आपने कुछ सेकंड्स किया, बढ़ाते 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 हाँ। आप इसको जो है डेली 1 से 2 मिनट्स पूरे दिन में आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा, इससे फिर हमें क्या फ़ायदा होगा? मुझे हमें इससे ये हमारा जो भी हम बात कर रहे थे ना कि सुपर माइंड बनने के लिए या अपना ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, फोकस ये को आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। फोकस को हम अगले उसमें अभी डिस्कस करेंगे। ये है हमारे जैसे ब्रेन को कह लेंगे एकदम बूस्ट करना है, ऑक्सीजन देनी है। अच्छा, ब्रेन को ऑक्सीजन यस, देनी है। जब ये जैसे पहुंचती है तो इंसान, और क्योंकि हम देखें अमूमन उस तरह से सांस की मश्क को या सांस को जो कुदरत ने खूबसूरत तोहफा दिया हुआ है उसको उस तरह इस्तेमाल ही नहीं करते। और ये जो दिमाग है ना, इस दिमाग ने आज देख ले कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो ये दिमाग ही लेके चला है। चांद तक पहुँच चुके हैं, स्काइप आ चुका है, वीडियो पता नहीं क्या क्या, इवन इसने ये जो आज कंप्यूटर हर चीज़ AI का दौर आ गया, तो ये सब ये छोटे से पुर्जे ने किया है। ठीक है। और अगर इस पे प्रॉपर फोकस करना इंसान शुरू कर दे, हाँ। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है आप उसमें अच्छा, अपने आप फिर को लेके ये चल जो सकते एक हैं। बात होती है जिसमें हम फोकस जो नहीं कर पा रहे होते, जी, ठीक जी। है ना, काम कर रहे हैं, सब कुछ है, मगर फोकस नहीं होते, फोकस्ड। Focus। हम बच्चों को भी कई बार कहते हैं ना, पढ़ रहे होते हैं, मैं अपनी बेटी को भी डांट रही होती हूँ, फरहाल फोकस करो। तो ये क्योंकि क्या है फोकस एग्जैक्टली? असल तवज्जो चीज़ बिल्कुल। देखें, असल चीज़ ये है कि हमने दिमाग को एक जगह पर, लाइक हम बात करेंगे एक आप प्रेजेंट में, आप जैसे खाना खा रहे हैं, तो कई दफ़ा हम ये प्रैक्टिस करवाते हैं कि इसमें आपने, इसको कहते हैं कि माइंडफुलनेस में ये लफ्ज़ आता है, इसमें मेडिटेशन भी कह सकते हैं, एक चीज़ में फोकस करना भी होता है। तो उसमें होता है कि आप जिस मौजूद, जैसे अब आप यहाँ पे प्रोग्राम कर रही हैं, आप कितनी यहाँ पे, ज़ाहिर तो आप मुझे दिख रही हैं कि आप प्रेजेंट हैं, लेकिन आप मेंटली कितनी प्रेजेंट है ये आपको पता है। और उस चीज़ को अगर हम सिंपल छोटी टेक्निक से स्टार्ट करें कि आपने खाना खा रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, ये बाकी चीज़ों में भी आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, उसके अरोमा को फील करें, उसकी खुशबू को महसूस करें, उसके टेस्ट को महसूस करें, उसी वक्त अपने अंदर ग्रैटिट्यूड शो करें, हैप्पीनेस फील करें, उसकी ऑब्जर्वेशन को कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। मींस आपने अपना कंप्लीट फोकस अपने प्रेजेंट पे फोकस कर देना है। तो ये लम्हा फोकस मौजूद जो है रूबी जी, इसकी ये एक्सरसाइजेज हैं, इसकी बिल्कुल जो proper एक्सरसाइज हम है, अपने बच्चों बिल्कुल को है। खुद जिस भी- तरह मैं आपको एक छोटी सी आप मुझे जी, ब्रेक जी। के बाद डिटेल में जी, जी। समझाइएगा। नाजरीन, ये जो फोकस्ड रहना, जिसको हम बार बार कह रहे होते हैं, हमारे बच्चों के लिए भी फोकस्ड रहो। हम अपने काम में भी समटाइम्स फोकस नहीं होते, खाना पका रहे होते हैं, फोकस नहीं होते। आपने देखा होगा कि दूध उबल रहा है तो वो गिर जाता है पतीली से, मोस्टली हांडी में गोश्त चढ़ाया है तो टाइम का पता नहीं होता, प्रेशर कुकर में वो प्रेशर कुकर जो है ना, वो अंदर से गोश्त का पानी ख़त्म कर देता है और गोश्त जल जाता है। इसी तरह हमारा काम, झाड़ू दे रहे हैं, कचरा इधर पड़ा हुआ है, कचरा उधर से निकाल रहे हैं, फोकस्ड। कभी कभी कोई चीज़ का धब्बा कोई सामने ऐसे दिख रहा है, मगर हमें नहीं दिख रहा, फोकस नहीं हो रहे हम चीज़ों में। तो ये जो फोकस्ड है, इसकी क्या प्रैक्टिस है, इसकी एक्सरसाइज तो होती हैं, अभी रूबी जी ने भी बताई है। तो हम आज उसको सीखेंगे और इसके ऊपर हम अमल करेंगे, क्योंकि फोकस्ड के बगैर कोई भी कामयाबी जो है ना आपके कदम नहीं चूम सकती, और कोई भी काम आप नहीं कर सकते, और आपको जो इंटरेस्ट है वो तो पैदा ही नहीं हो सकता। ठीक है भाई। ओके जी, हम रूबी जी से बात कर रहे हैं यहाँ पर, और जो हमारा टॉपिक है नाजरीन वो ये है कि हम अपनी चीज़ों पे फोकस कैसे कर सकते हैं, हम अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा माइंड गेम होता है कि आप अपने माइंड को किस तरह से चलाते हैं, उसको कैसे लेके चलते हैं। अच्छा, हम कुछ टेक्निक्स के ऊपर बात कर रहे थे कि हम फोकस्ड रहने की टेक्निक्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं, और उसकी एक्सरसाइज क्या क्या होती हैं, हमें पता होना चाहिए। क्या ये जो वीडियो गेम्स होते हैं, और ये शतरंज होते हैं, या सांप सीढ़ी वाले जो गेम्स होते हैं, या कोई भी ऐसे सवालिया गेम होते हैं जिसमें कोई इसका कोई ऐसा सीन होता है, तो अगर हम इस तरह के गेम्स बच्चों के साथ खेलें या उनको खेलने दें, तो क्या उनकी माइंड एक्सरसाइज होती है इसमें? फिज़ा बहुत ज़्यादा होती है। आप बाहर के ममालिक में देखें, वो छोटे बच्चों को वो जो है ना, वो छोटी छोटी उन्होंने वो दिए होती हैं कि वो पजल्स सॉर्ट आउट कर रहे हैं कोई गेम्स में, क्योंकि ब्रेन को आप ये कहना कि जितना इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, ये उतना शार्प होता जाता है। हम लोग उसको तो कहते हैं ना कि कुंद ज़ेन, क्योंकि हम वो वाले माशाल्लाह लोग हैं जो बड़ा ही कीमती और संभाल के रख देते हैं कि कहीं नज़र ना लग जाए, इस्तेमाल करने की ज़हमत ही नहीं करते। मुझे लगता है कुछ लोग जो है ना, वो ये सोचते हैं अगर दिमाग को इस्तेमाल करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, टैक्सी ना आ जाए, टैक्सी ना आ जाए। हाँ,
साबुन थोड़ी है ये। नहीं, अभी हमने बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि हम किस तरह चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, एक होती है, हम एक लफ्ज़ बोलते हैं ब्रेन फोग। अब ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जैसे लोगों को स्प्लिट हो जाए, समझ नहीं आ रही होती क्या करूं, कैसे करूं, क्या ना करूं। अभी जैसे हमने ब्रीदिंग एक एक्सरसाइज हमने की, एक दूसरी हम बताने लगे, उसके बाद हम इसको कि फोकस कैसे करें। इसको कहते हैं 4x4। आपने 4 काउंट करते हुए इनहेल करना है, 4 काउंट करते हुए एक्सहेल करना है। ओके 1 2 3 4 Yes. ऐसे इसे और जब स्पीड जैसे ये होनी चाहिए। यस, जैसे आप काउंट कर लेना माइंड में, आपने यही आपने इसको इस्तेमाल करना किस है। स्पीड में? 1 2 3 4 है ये। ठीक है, अब एकदम आपने, आप जैसे लथार्जिक हो रहे हैं और दिमाग को आपने फौरन एक्टिव करना है। ये बड़ा आपने एकदम सांस जोर से खींच के अंदर, जैसे पूरी गहराई में अंदर, अच्छा, ये प्रैक्टिस जरूर किया करें। इससे हमें क्या हो रहा है? इससे आपके देखें ब्रेन को, आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पे, आप सारी इन चीज़ों पे चल रहे हैं ना। आप मुझे बताएं कि जब आप खाना खाते हैं आपको साथ ही नींद क्यों आ जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन लग जाती है आपके खाने को, डाइजेशन, उसको डाइजेस्ट करने में ब्रेन तक कमी हो जाती है, हम साथ ही मधुर नींद में चले जाते हैं। और जैसे अभी एक्सरसाइज करेंगे, ब्रेन को डायरेक्ट ऑक्सीजन जा रही है, एक्टिव होते हैं आपके सेल्स, ज़्यादा उसमें बनना शुरू हो जाते हैं। आप में जो हम लोग कह लें कि ब्रेन जो है वो ज़्यादा आपका एक्टिव और पावरफुल होना शुरू हो जाता है। अब बात कर रहे थे हम टेक्निक्स की कि हम फोकस किस तरह करें। आपने अपने माइंड में देखिए, ये लाइक ये 8 है, ठीक है, आपने अब जस्ट फिंगर को, आपने ये मेरी फिंगर टिप पे आपने ये बच्चों को ये प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं। 8 ऐसे लिखने की। यस, यू, ये जब भी हम बात कर रहे थे ना, राइट एंड लेफ्ट माइंड के, ये देखिए, आपने जस्ट इसको लाइक इस पे आपने फोकस करना है, टिप पे। यस। एक इसके बाद एक ये हो गई, एक सिंपल आपने लाइक ये देख लें, ठीक है, आपने इसी से सर्कल, आंख रख के उसके ऊपर। यस, इसी पे आपने फोकस करना है। अच्छा। ये देखिए, ये आपने लाइक कंपास की तरह आपने पूरा उस पे फोकस किया। हाँ। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इससे हम सोच क्या रहे हैं अभी दिमाग में जो कर रहे हैं? कुछ भी नहीं आप सोच रहे, आप जस्ट इस पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, जब आपका फोकस पूरा करना है तो focus कुछ इस पे है। सोचना नहीं है? नहीं, आप कुछ भी ना सोचें। आपने अक्सर बचपन में याद होगा, हम लोग थोड़ा सा एक बड़ी टेक्निक्स करते होते थे कि जी अंधेरा करके और मोमबत्ती शमा जला के, तो उसका जो फ्लेम है या उसको हमने फोकस करना है। आप देखिए थोड़ी देर बाद आप उसको नहीं देख पाते, आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। अब ऐसे ऐसे ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। अब बच्चों को हम ये तो नहीं कहेंगे कैंडल आप ऑन करके, तो लाइक आप इस तरह की उनको टेक्निक्स कर रहे हैं उनके ब्रेन को एक्टिव करने के लिए। आपको पता है मेरे साथ सीन हुआ, मुझे ये फोकस वाली बात से याद आया। मैं ना अपनी एक दोस्त की अम्मी के पास बैठी हुई थी, सारे उनके और भी बच्चे थे, मैं भी मैं भी एंटर हो गई। तो मुझे बिठा के ना उन्होंने कहा कि अम्मी जो है ना भूत दिखाती हैं। मैंने कहा अम्मी, मेरी अम्मी कहती है भूत वूत कोई नहीं होता। उन्होंने कहा होता है। मैंने कहा कोई भूत नहीं होता। उन्होंने कहा है, आप इस बत्ती को देखें तो अभी अब मामा आपको भूत दिखाएंगी। अब उनकी मामा ने उस बत्ती के अंदर भूत रखा हुआ था। मैं भी बच्चों के साथ बैठ गई, खेल रहे थे हम लोग वहीं। ये माइंड गेम है ना, ये भी माइंड गेम है। अब उनकी अम्मा ने मुझे कहा कि वो जो बत्ती है, जो बल्ब है, उसको देखो बेटा। मैं देखती रही। उन्होंने कहा भूत दिखा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो अभी कोई भूत नहीं दिखा। मैंने कहा और गौर से देखो। मैं देखती रही। कहती है अभी देखना, ये जो बत्ती है ये ऑरेंज से ब्लू हो जाएगी। मैं देखती रही, मैं एकदम से चीख मारी। मैंने कहा यस, ये बल्ब ब्लू हो गया है। तो उसके बाद उन्होंने कहा अब देखना, ये ब्लू से पिंक होगा। मैं देखती रही। मैंने कहा नहीं अभी नहीं हुआ। कहती है देखो देखो। मैंने कहा यस, पिंक भी हो गया। फिर मैंने कहा रेड भी हो गया। मैंने कहा ग्रीन भी हो गया। मैंने कहा ये है भूत। ये माइंड गेम है ना, माइंड गेम था असल में। मोमबत्ती को, आग को या किसी लाइट की शुआओं को अगर आप देर तक शुआएं उसकी देखें फोकस करके, उसके जो अंदर के पार्टिकल्स के जो कलर्स है ना, वो तक आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही तो नहीं ना चांद में हमें वो माई चरखा चलाती हुई नजर आना शुरू हो जाती है। मैं तो कहूँगी आज आप भी करके देखिए कि किसी बल्ब में पावे अंधे हो जाएं लाइट को देख के, मगर आप देखिएगा तो ये सब फोकस का गेम होता है। जब आप फोकस करते हैं, इनकी बात सही है, तो आपको उसके अंदर के सारे कलर्स जो है ना दिखना शुरू होते हैं। आपने अपनी सारी पावर एक जगह फोकस कर दी ना। अच्छा, हमारी पावर फोकस कर रहे अपने हैं ब्रेन की, आपने सारी एनर्जी को एक जगह आपने फोकस कर दी है।
ठीक है। अब हम एक और टेक्निक, जैसे अब आपने बात की है, आपकी जो हाथ है इनमें आपके नर्व्स की एंडिंग है, आप ये यूं, अच्छा यूं जो हम लोग यूं कर लेते हैं ना, ये कभी ना किया करें। ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, आपको दिमागी तौर और आप जितना ये लाइक दिस, ये देखें जितना आप प्रेशर कर सकते हैं अपने। शाहरुख खान को देखा है मैंने हमेशा ये करते हुए। नहीं, आपने कई लोगों को, वो बैठे होंगे ना, वो लाइक ये होता है उनका एक। अमिताभ बच्चन भी करते थे करोड़पति में, आपको पता है, याद है ना, कौन बनेगा पॉलिटिशियंस भी करते हैं, आप कभी गौर करिएगा। कौन तो ये कौन? हमारे कई पॉलिटिशियंस भी करते हैं। अच्छा, ये जैसे बैठे होते हैं ना, आप उनको यूं कम होता है ज़्यादा, ये होता है अंदाज, ये आपके ब्रेन को एक्टिव करता है। हमारे एक्टर तलत हुसैन साहब ऐसे करते थे, ये सब बड़े बड़े ज्ञान वाले लोग। और देखो ऐसा ही सब बढ़ते बढ़ते ना लोगों ने, ये कुछ नहीं है, ये दिस वन, आप जितना इसको प्रेशर कर सकते हैं। मतलब क्या ये कोई पावर हम देखिए, ये आपके हाथ में कुदरत ने आपकी पूरी जो बॉडी में जो नर्व्स एक जाल की तरह है, हाँ। ये एंडिंग है। आप अक्सर साइंसदानों को, या उनकी रिसर्च की गई है, जैसे वो रात सोते वक्त अपने पाँव की फिंगर्स को, लाइक जैसे हम यूँ अंदर और बाहर वो 100 टाइम्स करते थे, वो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन जो है उसे बहुत तेज़ी से पहुंचती है। लाइक ये जिससे हमने टेक्निक की बात की, आप अपने कानों को, ये देखिए यहाँ पे प्रेस करें, ये प्रेस करें, ये प्रेस करें, फ़ौरन जब आपको फील होना शुरू हो जाए कि थोड़ा थोड़ा गर्म हो गए, क्यों, ऑक्सीजन जो है, आपका ब्लड जो है आपके ब्रेन को जाना शुरू हो गया, वाह, आप एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। ग्रेट रूबी। इसमें इस तरह इस पॉइंट पे जाते जाते हम ये तरह ये क्या है, ये भी आप ब्रेन के लिए करें, ब्रेन पावर के लिए बैठे बैठे कहीं Yes. भी कर सकते। ओके, ये छोटी छोटी टेक्निक से अगर हम इनको प्रॉपर करें, आप यहाँ पर, ये हमारे दो बड़े मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन देते हैं, तो इनको यहाँ पे आप जो है ना, ये लाइक दिस, ये रोटेट किया करें इन पॉइंट्स को। वाह, तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स है जिनका थैंक यू सो मच रूबी, बहुत अच्छा नाइस लगा आपका बुलाने का भी, और सुबह सुबह दिमाग को इतना शार्प और एक्टिव करने के लिए भी। आपसे देखिए कितने लोगों ने सीखा होगा, और आज ये टेक्निक्स जो है इस्तेमाल करके देखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे शो करने का मकसद यही होता है कि आप उसको फॉलो भी करें। जब आप करेंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा अपनी लाइफ में, फिर फोकस भी हो जाएंगे, और बाकी स्टे फोकस प्लीज़, है ना। बिल्कुल, थैंक यू, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम डेंगू के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है हर साल डेंगू की वजह से हमें कितने मसले होते हैं, और डेंगू की वजह से कितनी जो है ना अमवात भी हो जाती हैं। अब ये वाला जो मौसम होता है इसमें बहुत से केसेस जो है ना वो सामने आते हैं। गवर्नमेंट रिपोर्ट करती है कि इतने हज़ार केसेस आ गए, इतने हज़ार केसेस आ गए, मगर इन केसेस के अलावा भी ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो सामने आते ही नहीं हैं, जिनकी रिपोर्ट ही नहीं होती। बहुत से लोगों को डेंगू होता है, ठीक है, वो कोई थोड़ी बहुत मेडिसिन लेते हैं, छोटी मोटी क्लिनिक पे जाते हैं, अपना इलाज कराने की कोशिश करते हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता, और ना ही उनकी वो रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। अब डेंगू जो है उसको रोकने के लिए क्या करना होगा हमें, इसके ऊपर बात करेंगे। और डेंगू किस वजह से फैल रहा है, मज़ीद फैल रहा है, हर साल अगर देखा जाए तो उसका रेशो जो है वो बढ़ता जा रहा है, और हर साल ये जो है डेंगू की जो बीमारी है वो किसी न किसी फ़र्द में, जैसे अगर कभी एक किसी घर के फ़र्द को होती थी तो अब किसी घर के 3 फ़र्द को हो रही है, 4 फ़र्द को हो रही है, ठीक है। अगर रहाइश रहने वाले 8 फ़र्द हैं तो उनमें से 8 में से 4 लोगों को डेंगू हो जाता है। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसको बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा और इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए समझे आज हम ये शो जो है आपके सामने लेकर आए। हमारे साथ जो मेहमान मधु हैं वो आज हमें डिटेल में बताएंगे, और हमारे जो मेहमान हैं वो डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब हैं, ठीक है, और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, इसलिए इनसे सारी रहनुमाई हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जब्बार साहब, मुझे बताइए डेंगू जो है हर साल मज़ीद बढ़ता जा रहा है, तो क्या हम इसके ऊपर काबू नहीं कर पा रहे अभी तक? सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया ये बात करने का। डेंगू जो है ये बहुत सारे ममालिक का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला या पंजाब का मसला नहीं है। जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होगा, मच्छर पैदा होगा, वहाँ पे डेंगू होगा। ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है कि जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे मच्छर ने पैदा होना है और मच्छर ने डेंगू फैलाना। गवर्नमेंट जो अपने तय है वो मैक्सिमम ये कोशिश करती है कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो घरों में। जैसे आपने अवेयरनेस की बात की कि लोगों को ये कहा जाए
कि डेंगू किसी गवर्नमेंट का मसला नहीं है, डेंगू कम्युनिटी का और पर्सनल लेवल का मसला है। लोगों को खुद अपने घरों की सफाई सुथराई करनी चाहिए, पानी नहीं खड़ा होने देना चाहिए। वाटर कूलर हैं, एसी है, कोई ड्रेनेज पाइप्स हैं, या कोई आप घर में आपने कोई ऑर्नामेंट्स प्लांट्स लगाए हुए हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा ना होने दें ताकि मच्छर पैदा ना हो। मच्छर नहीं होगा तो डेंगू कंट्रोल में रहेगा। जैसे जिन दिनों सैलाब आते हैं या जिन दिनों ये मानसून का सीज़न शुरू होता है जुलाई अगस्त में, उन दिनों डेंगू का ख़तरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि पानी जब आएगा, पानी इकट्ठा होगा, वहाँ मच्छर पैदा होगा और डेंगू होगा। ये लो पेस में एंडेमिक तो रह सकता है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं मच्छर को ऑल टुगेदर ख़त्म कर दूँ। ये पॉसिबल नहीं। ये जो बात आप लोग करते हैं ना कि साफ़ पानी में जो है ना ये डेंगू पैदा होता है, साफ़ पानी का मसला है, तो क्या अगर गंदा पानी भी अगर काफ़ी देर तक खड़ा है तो उसमें भी डेंगू जो डेंगू है वो पैदा हो सकता है? किताब तो ये कहती है कि स्टैग्नेंट वाटर, जो पानी खड़ा होगा वहाँ पे मच्छर अंडे देगा, फिर उसकी सारी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं चाहे साफ हो चाहे गंदा हो। नहीं, वो ये ज़रूरी नहीं है। पानी जहाँ पे भी खड़ा होगा, मच्छर वहाँ पे अपने एग्स ले करता है और वो उनसे सारी उसकी डेवलपमेंट स्टेज वो कवर होती है और वो मच्छर पैदा होता है और वो डेंगू। और हर मच्छर डेंगू मच्छर नहीं होता। अच्छा। डेंगू का एक ख़ास मच्छर है जिसको हम एडी इजिप्टाई कहते हैं, ख़ास नाम है उसका। वो मच्छर ही सिर्फ डेंगू के फैलाने का सबब बनता है। मच्छरों की बहुत सारी किस्में हैं, 300 किस्में। तो ये मच्छर कौन सा वाला है जिसकी वजह से डेंगू फैलता है? इसको हम कहते हैं एडी इजिप्टाई। ये ख़ास किस्म का मच्छर है, एडी हिप्टाई। एडी इजिप्टाई। हिप्टाई, ठीक है। yes। इसमें कोई वाइट कलर के निशान भी होते हैं, ये सुनने में आया है। इस पे स्पेशली इसके बॉडी पे ख़ास धारियाँ होती हैं। हाँ। जो धारियों से इनको हमारे जो वर्कर्स हैं पहचानते हैं, बाकायदा इनका सैंपल लेते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये डेंगू मच्छर ही है या कोई और मच्छर है। अच्छा, आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि इसके अलामात क्या हैं, इसके निशानात क्या हैं? क्योंकि आम इंसान को अगर बुखार हो रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये डेंगू बुखार तो नहीं है? डेंगू को ब्रॉडली स्पीकिंग दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को हम कहते हैं हाई ट्रांसमिशन सीज़न, जो कि जुलाई अगस्त के बाद जो ही मानसून शुरू होता है, जो ही पानी का खड़े होने के चांस होते हैं, बारिशें होती हैं, उसको हम हाई ट्रांसमिशन सीज़न कहते हैं। अगर हाई ट्रांसमिशन सीज़न में किसी बंदे को 4-5 दिन से बुखार है, उसका जिस्म टूट रहा है, उसके जिस्म पे कोई दबे बने हुए हैं, या डेंगू की कोई ख़ास वार्निंग साइंस हैं कि खुदा न खासा कोई सीरियस किस्म की बीमारी की कॉम्प्लिकेशन हो गई है, नाक मुंह से खून आना शुरू हो गया है, बंदे को शदीद कमज़ोरी हुई है, बहुत ज़्यादा वामिटिंग शुरू हो गई है उसको, बंदा कहता है जी मुझे ऐसे है जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा मारा पीटा है, इस तरह की अलामात जो हैं वो वार्निंग साइंस हैं। और बंदा कहता है जी मैं बैठा बैठा उठता हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ये वो साइंस हैं जिसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि मरीज़ को फ़ौरन जाके अपना डेंगू का टेस्ट कराना चाहिए, ख़ास तौर पे इस डेंगू सीज़न में, क्योंकि जब वो चीज़ ज़्यादा होगी तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको डेंगू खुदा न खासा हो। अगर ये टाइमली पिक कर लिया जाए तो बंदे को बचाया जा सकता है। जब आप सब एक ब्रेक के बाद मज़ीद इसकी जो निशानात हैं, इसके जो अलामात हैं, उनको और डिस्कस करेंगे। तो हम डेंगू के ऊपर बात करें, ब्रेक के बाद करेंगे। अच्छा, डेंगू जब हो जाता है तो लोग कहते हैं पपीता खाओ, पपीता, इज़ दैट रियली वर्क्स? देसी और कोई ऐसी चीज़ें या फिर देखें, इसका कोई इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है। पपीता खाने या किसी चीज़ के खाने पीने से वायरस को या डेंगू के मरीज को कोई खास बुखार में कुछ खाया ही नहीं जाता, पिया ही नहीं जाता, उल्टा उसको बोला जा रहा है कि पपीता खाओ तो खा लेगा, को सही हम हो कहते जाएगा? हैं कि आप फ्लूइड ज़्यादा लें, पानी पीने वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, बेड रेस्ट करें, क्योंकि जिसमें बहुत ज़्यादा नकाहत हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं जब बंदे के, जब ख़ास किस्म के जो खुलिए हैं जिसम में जो ताकत देते हैं वो जब कम हो जाते हैं तो मरीज़ को शदीद नकाहत होती है, मरीज़ खाना पीना छोड़ जाता है। ऐसे मौक़ों पे ऐसे मरीज़ को हम एडवाइस करते हैं कि आप अपना खाना पीना कुछ ना कुछ फ्लूइड लेते रहें, रेस्ट करें और पैरास्टामोल लें। बेड रेस्ट करने से, अब फ्लूइड लेने से और एहतियाती तदाबीर से बंदा रिकवर हो जाता है। अच्छा, हरे सेब का जूस इसके लिए भी कहा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसम में पीने चुस्ती की नहीं चीज़ों होती, को ताकत इनकरेज बड़ी किया होती जाता है है कि ना आप हरे फ्लूइड सेब। लें, अपना फ्लूइड इनटेक बेहतर हाँ, तो कर। हरे सेब का जूस इज़ फाइन टू टेक। Yes। और ये नींबू वाला पानी जो कहते हैं पियो, ठीक है, वो ये भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिकली डेंगू की ये ट्रीटमेंट नहीं है, अच्छा, ये सिर्फ फ्लूइड की रिप्लेसमेंट है।
हाँ। जो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है फ्लूइड लेने से, थोड़ा सा मरीज़ का बीपी बेहतर होता है, मरीज़ रिकवर कर देता है, बेहतर कर देता है, बेहतर फील करता है अपने आप। अच्छा, कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनको जो है ना फ्लू होता है और गला ख़राब होता है, उनको फिर बुखार 4-5 दिन का उनको बुखार भी रहता है, उसमें भी उनकी जो प्लेटलेट्स हैं वो नीचे हो जाते हैं। तो क्या वो डेंगू है या वो कोई और ऐसी चीज़ है जिसका देखें जी, हमें जब ये हाई ट्रांसफ्यूजन सीज़न, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, जब हाई ट्रांसफ्यूजन सीज़न होता है ख़ासतौर पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन दिनों में हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि किसी को भी 4-5 दिन बुखार हो जो आम दवाइयों से ठीक ना हो, शदीद नकाहत हो और डेंगू सीज़न भी उन दिनों प्रवेल कर रहा हो, उन दिनों हो, तो मरीज़ को कहा जाता है कि आप आइडियली हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें, अपने मुआलिज से मशवरा करें और अपने खून का टेस्ट करवाएं, चाहे जो किसी कि- भी वजह से, क्योंकि अभी तो सीज़न है बुखार का, फ्लू का, तो ये तो अभी मौसम चढ़ते मौसम में खांसी सबको है, अब उसकी वजह से भी तो जो बुखार हो रहा है फ्लू, लोगों को। इसमें डेंगू में भी फ्लू लाइक सिम्टम्स ही होती हैं, लेकिन डेंगू का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको हम CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें जब हम टेस्ट करवाते हैं, अगर मरीज़ के प्लेटलेट या RBC जो WBC हैं, वाइट ब्लड सेल जो हैं, जो कि पुलिस फोर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैं, अगर वो दोनों कम हो जाएं, जिसको हम पैनसाइटोपिनिया कहते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है, बहुत शदीद शक है कि शायद बंदे को डेंगू हो। उसके फिर फर्दर टेस्ट किए जाते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि इसको डेंगू है। आइडियली तो किसी क्वैक को या किसी गैर मुस्तरद मुआलिज को नहीं दिखाना चाहिए, किसी भी पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर को दिखा के आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और डेंगू की एहतियाती तदबीर जो है ना वो करनी ज़रूरी है ताकि मरीज़ को रिकवर किया जाए और उसकी ज़िंदगी बचाई जाए। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, प्लेटलेट्स जो हैं, ये जब नीचे गिरते हैं, किस हद तक नीचे अगर गिर जाए तो खतरनाक आइडियली तो नहीं ये होंगे? 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख इनकी रेंज है जो प्लेटलेट्स हैं। अगर ये 50,000 से कम हो जाएं तो बहुत ज़्यादा नकाहत होती। कई मरीज़ ऐसे हैं जिनके 10-15 हज़ार हो जाते हैं, वो तो फिर मरीज़ कहता है जी मैं तो डॉक्टर साहब उठ के चल फिर नहीं सकता, थोड़ा सा उठता हूँ तो मुझे कमज़ोरी होती है, मुझे चक्कर आते हैं। वो शदीद उसको कमज़ोरी होती है क्योंकि यही जो ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल जो हैं, यही इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं, यही हमें जरासीम के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन देते हैं। इसलिए ऐसे मरीज़ों को हम फ्लूइड कहते हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मरीज़ 2-3 दिन रेस्ट करे, फ्लूइड जूसेस वगैरह इस्तेमाल करे, थोड़ी सी अपनी डाइट का ख्याल करे, तो ये अगले 72 घंटे में ये सेल्स दोबारा, अल्लाह पाक ने इंसान की जिस्म में ये सलाहियत रखी है कि वो अगले 72 घंटे में, अगले 4-5 दिन में वो सेल टोटली रिकवर भी कर सकते हैं। वो ऐसी कोई डेंजरस नहीं है, बशर्ते कि मरीज़ बेड रेस्ट करे, फ्लूइड ले और पैरास्टामोल ले। ख्याल करें। जी, थैंक ख्याल यू सो करें मच, अपना, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। तुम्हें तो अल्लाह ही पूछेगा, तुम देख लेना। मैं पता है किसको बोल रही हूँ अल्लाह पूछेगा? मैं ला रही थी पालक गोश्त, आपने खाया कभी? खाया होगा, मगर एक रेस्टोरेंट है लाहौर में, मैं नाम अभी प्रमोट नहीं कर सकती। आई डोंट वांट टू मार्केट दैट रेस्टोरेंट क्योंकि वो जगह सिर्फ मेरे लिए है, और वो जगह मैं वहाँ से चीज़ें मंगाती हूँ और बड़े मज़े से अपने दोस्तों को, लोगों को खिलाती हूँ, कोलीग्स को। हमारे यहाँ पे मौलवी साहब हैं बड़े अच्छे, उनको मैंने कहा कि मैं खाना लेके आ रही हूँ आज लंच मेरी तरफ से, तो कहते हैं नहीं पालक गोश्त आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, परसों आइएगा, मैं कल नहीं आ रहा। वो देख लिया, मेरी दोस्त आई हुई है मेहमान, और मैं खुश हो रही थी कि चलो आज इनको भी मैं खिला दूँगी। वो मुझे कहते हैं मैं आज नहीं आ रहा और आज मुँह पे बैठे हुए मेरे। सलाम है आपको। वाह वाह वाह। चले जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स, खूबसूरती के लिए बहुत से प्रोसीजर्स कराने पड़ते हैं, आपकी ब्यूटी इन्हांसमेंट के लिए, आपके फीचर इन्हांसमेंट्स के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके स्किन बूस्ट के लिए, फिर बहुत सारी चीज़ें जो एजिंग के हिसाब से आ जाती हैं, जिसमें कोलेजन्स चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें कोलेजन प्रोड्यूस करने वाली कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको अपने चेहरे पे इंजेक्ट करानी पड़ती हैं। पता नहीं बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं। वो प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं जो कि नॉन सर्जिकल हैं, उसके ऊपर आज बात करेंगे। मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त हैं तैयबा, और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और इनका सोशल मीडिया आजकल बड़ा वायरल चल रहा है क्योंकि ये बहुत डिफरेंट प्रोसीजर्स करती हैं और डिफरेंट प्रोसीजर्स से अपनी जो है ना दोस्तों को भी अपना फ़ैन बना लेती हैं। मेरा इनके क्लिनिक में भी जाने का बड़ा इत्तेफाक रहा है, बहुत दिल से बड़ा टाइम दे के अपने क्लाइंट को चेक करती हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद है तैयबा। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। हाउ आर यू तैयबा? I'm fine. लुकिंग लाइक अ डॉल। You're looking like a Barbie doll. ओके चलो, डॉल एंड बार्बी डॉल में फ़र्क आ गया यार। अच्छा,
हम ये पूछेंगे नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं सबसे पहले, जिसमें क्योंकि लोगों को सबसे पहले ये होता है ना ये कट लग जाएगा, वो अच्छा यूँ हो जाएगा। अच्छा, थ्रेड लिफ्ट से भी लोग डरते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है एक पूरा थ्रेड अंदर घुसाना है, उसको स्किन को खींचना है। अब ये नॉन सर्जिकल कैसे हैं प्रोसीजर्स जिससे बंदा खूबसूरती पकड़ सके? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना ये आजकल शादियों का सीज़न आने वाला है, आपने देखा है ब्राइड टू बीस आजकल बहुत इन हो रही हैं। ऐसे तो वो मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रहे होते हैं कि अब बताएं क्या करें, आपने ब्लीच तो बैन कर दिया है। पॉलिस्टर ब्लीच मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ, पार्लर जाके जो करा रहे होते हैं। हाँ। तो फिर क्या कराएं, किस तरह हम चमकें? हाँ। तो इतने मज़े के नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर एस्थेटिक्स में हैं जिनसे आप अपनी स्किन को लिफ्ट भी कर सकते हैं, ग्लो भी दे सकते हैं। तो जिसमें सबसे कॉमन चीज़ जो आप सुनते हो पीआरपी आपकी मेरी स्किन के लिए जिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है हमारी स्किन पे, ना दाने हैं, फिर भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जो कि आपकी स्किन में बहुत अच्छे तरीके से कोलेजन बनाता है। आप ही के प्लाज्मा से, आप ही के ब्लड से हम माइक्रो नेडलिंग करते हैं विद पीआरपी और बड़े मज़े की ग्लो आती है। तो वो ब्राइड टू बीस को मैं कह रही होती हूँ कि महीना 2 महीना पहले प्लीज़ आ जाएं। इनके 1-2 दिन पहले कॉल आ रही होती है कि अब क्या करें, तो 2 मंथ्स बिफोर आएँ। और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स जैसे कि पीआरपी, मीज़ो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये एक सीरम होता है जो कि हम स्किन के ऊपर पोर करके माइक्रो निडलिंग करते हैं, इसके साथ बहुत अच्छी ग्लो देता है। ये सीरम्स डिफरेंट हैं। ये वो है जिससे थोड़ी सी चेहरे पे सुराख करके पेन टाइप का जो होता है, पेन होता है, एक्चुअली माइक्रो निडल्स होती हैं जिससे ब्लड भी निकलता है। नहीं, ब्लड कोई नहीं निकलता। रेडनेस आपको हल्की सी होगी, रेडनेस, अच्छा। हाँ, हल्की सी रेडनेस, माइल्ड रेडनेस होगी जो कि 1 डे में सबसाइड हो जाएगी। अच्छा। तो ये जो सीरम्स हम इन्फ्यूज़ करते हैं ना स्किन के अंदर, जिनमें ग्लूटाथियोन भी है, हिल्युरोनिक एसिड भी है, PDRN है, आजकल बड़ा ट्रेंड है सैल्मन DNA का। ये क्या है? सैल्मन DNA, दिस इज़ अ मीज़ो जो कि हम कोलेजन बूस्टर है जो कि हम स्किन में पोर करके ऊपर माइक्रो नेडलिंग डर्मा पेन के साथ करते हैं। बहुत अच्छी ग्लो देता है, लिफ्टिंग भी देता है, हल्की सी स्लाइड सी। अच्छा। तो इस किस्म के हेल्दी प्रोसीजर्स जो हैं रिकमेंडेड हैं स्पेशल ब्राइड टू बीस के लिए भी और हम सब के लिए भी। ये नॉन इन्वेसिव में आ जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया पीआरपी के बारे में, मीज़ो के बारे में। फिर हमारे पास बहुत अच्छा एक फेशियल होता है जिसे कहते हैं कार्बन स्पेक्ट्रा फेशियल। बेसिकली लोगों के माइंड में कंसेप्ट है फेशियल को मलना मुलना है। तो मैंने करवाया हुआ है आपसे। बहुत अच्छा है वो यार। उससे आपके ना एक तो वो लेज़र के साथ होता है। हाँ। हम चारकोल लेयर लगाते हैं पेस्ट की और ऊपर से लेज़र करते हैं। अच्छा, ये जो लेज़र है ये स्पेक्ट्रा होता है, पीको होता है, ये कौन सा वाला? ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अच्छा। मशीन एक ही होती है, मगर जो स्पेक्ट्रा है ना उसमें हम ब्लैक मास्क लगाते हैं, मास्क पेस्ट लगाते हैं और फिर चारकोल, फिर उसको हम लेजर करते हैं तो वो ना पिगमेंट को उड़ाता है और आपको ग्लो देता है, कोलेजन प्रोडक्शन भी कराता है। अच्छा। अब जिन लड़कियों को ये प्रॉब्लम है कि हम लेज़र नहीं कराना चाह रहे फेस की, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लेज़र नहीं कराना है, जिनके बड़े फाइन हेयर्स हैं, पीच फस है, ऐसे रुआ जैसे आप बाल करते हो, तो वो ब्लीच कराने की तरफ चली जाती हैं। वो उस तरफ ना आ जाएं, वो ये स्पेक्ट्रा और पीको लेज़र कराएंगे, बालों को ब्लॉन्ड कर देता है। ये सिर्फ बालों के ऊपर काम करता है या स्किन के लिए भी? ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। बालों को इस तरह ब्लॉन्ड कर देता है क्योंकि इसने स्किन के लेयर के ऊपर जितना पिगमेंट होता है वो उड़ाना होता है, तो जो काला बाल होता है उसको वो गोल्डन कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो बाल शेड अवे हो जाता है। तो बड़े अच्छा। तो क्या ये झाइयों के लिए भी काम करता है? हाँ, बिकॉज़ अगर ये काले बालों को ब्राउन कर रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है आप, सीरियसली। तो फिर ये नहीं, मैं इसलिए मुझे थोड़ा सा वो लगा कि आपके जो आप कह रही हैं ना काले बालों के ऊपर काम करता है, और जब स्किन के ऊपर भी जाके काम करे तो फिर तो झाइयों के लिए इट कैन वर्क। बिल्कुल। ये हम मिलाजमा हाइपरपिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट में हमारी ये प्रोटोकॉल है कि हम पिको लेज़र भी करते हैं और कुछ मीज़ोथेरेपीज़ हैं, ओरल मेडिकेशंस हैं, ये सारा कुछ उसमें चल रहा होता है। सो यू आर वेरी राइट, जिनकी छाइयाँ हैं उनके लिए ये पिको लेज़र बहुत अच्छी है। अच्छा, और ये कितनी सिटिंग्स मांगता है? काफ़ी सिटिंग्स मांगता है। छाइयाँ जो है ना बेसिकली एक ज़रा लॉन्ग प्रोसेस है, उसका ट्रीटमेंट ज़रा लंबा है। छाइयाँ क्यों इतनी जल्दी जाती? जहाँ साइंस इतनी तरक्की कर गया है, जहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट इतने अब माशाल्लाह काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देख रही थी हमारे पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की, हमारे पास पाकिस्तान में इतने अच्छे डॉक्टर्स विद इन 4 to 5 years एस्थेटिक्स में बहुत बूम आया। यस, ट्रू। वरना लोग मुल्क से बाहर जाते थे एग्जैक्टली ट्रीटमेंट्स के लिए, स्किन के लिए। ये छोटे मोटे बुटॉक फिलर्स के लिए भी बाहर जाया जाता था। अब तो यहाँ पे इतने कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं जिनसे आप मास्टर इंजेक्टर्स हैं जिनसे आप करा सकते हो ट्रीटमेंट, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं।
वाह। तो अच्छा, इसकी फिर थोड़ी सी तो आप डिटेल तक हमें ज़रा बता दें। अगर किसी को झाइयाँ हो गई हैं, अब ये नॉन सर्जिकल प्रोसेस है सारा, हाँ उसको इजीली बंदा करा सकता है, तो इसके कितने सिटिंग्स होंगे, महीने में कितनी बार जाना पड़ेगा? अच्छा फ़िज़ा, इस तरह है, जब छाइयाँ हो जाती हैं ना तो पहले हमें रूट कॉज देखनी चाहिए कि क्यों हुई हैं, वजह क्या है। ज़्यादातर जिनमें HP लेवल कम होता है, खून की कमी होती है, आप ये कह सकते हो ख़वातीन में डिलीवरीज़ के बाद स्पेशली, उनमें ये देखने में इसलिए आए हैं। डिलीवरी के बाद ज़्यादा इश्यूज आते हैं। हाँ, उनमें देखने में आई हैं। दूसरा मैंने देखा है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो या डायबिटीज़ हो, उनमें भी देखने में आई हैं। तीसरा सबसे मेजर कॉज, मैं तो तकरीबन ना डेली के कोई आई थिंक 5 से 6 औरतें ऐसी डेली मेरे क्लिनिक में आती हैं जो छाइयों से आती हैं, और मैं कहती हूँ वो स्टेरॉयडल क्रीम्स, गोरे होने वाली क्रीमें इस्तेमाल की थी, कहती हैं जी जी बिल्कुल आज से 5 साल पहले की थी, तो उसका तोहफा फिर मिल रहा होता है। और ये जो स्टेरॉयडल क्रीम्स हैं, काफ़ी नोटोरियस नाम हैं काफ़ी ज़्यादा, प्लीज़ ये इनको छोड़ दें। ये टेम्परेरी स्टेरॉइड्स होते हैं, लाल इनके अंदर पीले मरकरी ढक्कन वाली होता है। क्रीमें जो कि मरकरी वाली हाँ। होती हैं, और साथ में एक और चीज़, मैंने बड़े काम की बात करनी है, और से सुनिएगा, अब ये रील मेरी वायरल भी हो जाएगी, मुझे पता है, इसलिए हो जाएगी क्योंकि बात मैं हक सच की करने लगी हूँ। कर दूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बोलें। अच्छा देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी दुकान चमकाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। और से सुनिएगा, कोई ऐसे लोग जिनका कोई स्किन से रिलेटेड कोई, ना तो वो डॉक्टर हैं, ना वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ना स्किन स्पेशलिस्ट, ना स्किन सर्जन, मगर वो स्किन की ऐसी ऐसी दवाइयाँ लॉन्च करते हैं, ऐसे ऐसे स्किन के प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, गोरा करने वाली क्रीम, ठीक है, पील करने वाली क्रीम, और ऐसे स्किन के सिरम्स लॉन्च करते हैं, कुछ लोग हर्बल के नाम पे, कुछ लोग मेडिकेटेड के नाम पे। अब वो चेहरे तो नामवर होते हैं, जिनको आपने ड्रामों में देखा होगा, जिनको आपने गानों में देखा होगा, जिनको आपने मॉडलिंग में देखा होगा, मगर आपने उनको ये देखा ही नहीं कभी कि उनको इसकी कोई किया पांचा भी पता है, ना ही तो वो स्किन डॉक्टर्स हैं, ना उनको कोई इसके बारे में कोई चीज़ें पता है, ना उनकी रिसर्च है, ठीक है, उनके नाम को यूज़ करके, और या फिर वो अपना पैसा इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस लाइन को खोल रहे होते हैं। तो आप खुद सोच लें, जिन्होंने बिज़नेस लाइन अपने नाम का इस्तेमाल करके अगर लाइन खोली है, तो किस लिए खोली होगी? पैसा कमाने के लिए। और हम सारे के सारे इतने बेवकूफ़ अहमक हैं कि हम उन सेलिब्रिटीज़ के नाम के ब्रांड को जो है ना यूज़ कर करके अपने मुंह को ख़राब कर रहे होते हैं। यार खुदा के लिए अपने चेहरे को तो अपने हिसाब से इधर से सोच के इस्तेमाल करें कि कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर कोई सामने ज्ञान वाला बंदा है जिसकी फील्ड है, उसका प्रोडक्ट है, तो यूज़ भी करें। सारे लोगों ने उठा के बस ईट उठाओ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया हर सेलिब्रिटी ने। यार उसके फील्ड के हिसाब से तो ठीक है, अदरवाइज़ प्लीज़ डोंट फॉलो, टेक अ ब्रेक। अच्छा जी, मेरी दोस्त अभी मुझे यहाँ पे जो है ना रेकमेंड करी थी कि अगर आपको भी कोई लिफ्टिंग चाहिए तो मैं आपको ऐसे इंस्टेंट दे सकती हूँ, मगर थोड़ा सा 14-15 दिन ना बोलने में इशू होगा। तो मेरी कही थी मुझे वैसे ही बोलने में इतना इशू है, मेरे को डेंटल ट्रीटमेंट चल रही हैं, मुझे क्राउनिंग का है वो मुझे करवानी है क्योंकि मेरा इम्प्लांट हुआ है। तो उसकी वजह से मैंने कहा मेरे वैसी जो क्राउन है वो थोड़े से ना इम्प्लांट को सुखाने के लिए बाहर की तरफ क्राउन प्लास्टिक के मुझे पहनाए गए। तो आई एम वेरी कॉन्शियस कि मुझे वो, और अगर बोलने पे भी इशू हो गया तो फिर तो मैं आपके साथ ये रोज़ का जो शो है नहीं कर पाऊँगी। तो 15 दिन की कोई फिर छुट्टियाँ लेनी पड़ेंगी मुझे ऑफिस, है ना। अच्छा मगर मुझे बताएं आप सच क्योंकि ये मेरी दोस्त है, मैं इससे पूछ सकती हूँ, ये बताएं कि आपका जो लिफ्ट आया है चेहरे पे, ये एकदम से, ये अभी मैं पिछले टाइम पे जब आपको देख रही थी 15-20 दिन पहले, तो ये वाला नहीं था, जबकि वेट वही है मगर फेस पे लिफ्ट, छोटा भी लिफ्ट भी हुआ है। ये बता दें आपने क्या किया, आपको बताना बता दिया ना, सब ने भागे आ जाना। प्लीज़ बताएं। देखिए अच्छी बात है, अगर कोई ट्रीटमेंट आपने खुद आजमाई है और आपको पता है कि ये अच्छी है, इससे फेस लिफ्ट हो सकता है, नॉन सर्जिकल है, सर्जिकल? हाँ फिर नॉन सर्जिकल। अच्छा, जितने भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं जो मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ या जो मैं कर रही हूँ अपने क्लिनिक में, वो मैं अपने ऊपर ज़रूर करती हूँ, पता है, सारे एक्सेप्ट थ्रेड्स मैंने अभी तक नहीं किए, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हाँ। मैं छोटे मोटे इतने प्रोसीजर्स कर लेती हूँ कि थ्रेड्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं आई, स्किन सगी नहीं हुई इतनी। ओके, ये एक बड़ी चीज़ है। लोग समझते हैं कि हम 60 इयर्स में जाके थ्रेड्स करा लें और हम ये चीज़ल जॉ लाइन सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
एक्चुअली एस्थेटिक्स का यही तो फ़ायदा है कि आप मेंटेनेंस रखो, आपको सेगिनेस की तरफ जाने का इतना टाइम, स्किन आएगी नहीं सेगिनेस की तरफ, क्योंकि आप छोटे मोटे प्रोसीजर्स करते ही रहोगे। अच्छा, मैंने ना अपना बोटॉक्स किया था फॉर लिफ्टिंग फेस। अच्छा, इट्स टोटली नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। ओके। इसमें सिर्फ कुछ 7 to 8 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैंने इंजेक्ट किया था अपने फेस पे। ओके, थोड़ा सा इनको क्लोज कीजिएगा, बताइएगा कौन कौन से पॉइंट्स पे आपने किया था, अब बताएं। हाँ, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जैसे हम कहते हैं मेसेंजर बोटॉक्स, फिर हम एक इधर हाँ मेसेंजर बोटॉक्स इस साइड यहाँ पे एक लगाया, यहाँ पे 3 पॉइंट्स लगते हैं। 3 पॉइंट्स इधर हाँ, हो गए, और हमें 2 इंजेक्शन इस साइड पे लगते हैं, ठीक है। मैंडिबल इधर लगाने से क्या होता है? ये लिफ्टिंग होती है, और सैड लाइन हमारे ना वैसे सैड फेस होता है, एजिंग जब ज़्यादा होती है तो वो उसको स्माइल फेस में कन्वर्ट कर देता है। तो अच्छा, बोटॉक्स इसकी वजह से बोलने में थोड़ा इशू आता है, 10-15 दिन। क्योंकि ये जो बोटॉक्स जो है ना बेसिकली टॉक्सिन है, Okay. जो कि देखो है तो टॉक्सिन यानी कि पॉइजन, मगर कैसे साइंस ने उसको एक बड़े ज़बरदस्त रिसर्च के साथ यूज़ किया है कि वो टॉक्सिन आपको मसल्स को इस तरह पैरालाइज करता है और कुछ को लाइक अपलिफ्ट वो कर देते हैं मसल्स फेस के, कि आपकी वी शेप आ जाती है। आपको कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई लेज़र कराने की ज़रूरत नहीं है, बस स्पेसिफिक पॉइंट्स पे वो बोटॉक्स हम इंजेक्ट करते हैं। विदिन 15 डेज आपका फेस बिल्कुल छोटा, स्लिम और अपलिफ्टेड आ जाता है। वो जैसे आप अपने 20-16 साल की उम्र में जो लुक दे रहे होते हो उस तरफ जाना शुरू हो जाते हो। अच्छा, मेरी बात सुने, इसका मतलब जब कोई नया पहली मर्तबा इस तरह फेस लिफ्ट वाला बोटॉक्स करवाए, क्योंकि बोटॉक्स के ज़रिए फेस लिफ्ट होता है, मुझे नहीं पता था। हाइफो का पता है मुझे, हाइफो से भी होता ठीक है, मीफो का पता है मुझे, और थ्रेड लिफ्ट का पता है, ठीक है, ये सारा कुछ मुझे लिफ्टिंग का पता है। मगर ये मुझे पता था कि फिलर से इंजेक्ट करके तो हाई चीक बोन्स और चीज़ें बना के भी उनको भी थोड़ा सा अपलिफ्ट शेप्स दिया जा सकता है, मगर बोटॉक्स से फेस लिफ्ट होना है, ये मैंने भी आपके ऊपर रिजल्ट देखा है, विच इज़ वेरी नाइस, इट्स वेरी गुड। अच्छा, तो दूसरा ये कि इसका स्टे कब तक है, और तीसरी बात ये कि जब किसी आप क्लाइंट को पहली मरतबा करते हैं तो आपको ये बताना भी पड़ता होगा कि वो परेशान हो जाती होगी जब 15 दिन 10 दिन उसको बोलने में इशू होगा। लोग समझते हैं कि बोटॉक्स करा उसी टाइम रिजल्ट आ गया। एक ना हमारे लोग बड़े इम्पेशेंट हैं। अच्छा, उस टाइम नहीं आता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन आप अगर अपर फेस का भी बोटॉक्स कर रहे हो, ये माथे की लाइंस, क्रोज फीट ये आ जाते हैं ना जो, तो एजिंग के साथ, तो इनका भी रिजल्ट कम से कम 5 to 6 डेज बाद आता है। और एक पता नहीं लोगों के माइंड में होता है नहीं 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 ये तो नहीं होता, अगले दिन ही उसी वक्त आया था, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लगता है इसको काम करने में। और जो लोअर फेस बोटॉक्स है इसका रिजल्ट 15 डेज में आता है। 15 डेज तक आपको बोलने में थोड़ा सा इशू होगा, मसल ज़रा ना पैरालाइज हो जाएंगे, मुश्किल होगा, थोड़ा सा ज़बान भी लड़खड़ाएगी। ये 15 डेज का पीरियड होता है, उसके बाद आपकी शेप बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, जब शेप बनना शुरू होगी तो आपका ये जो लड़खड़ाने वाला और इशू था बोलने में वो सब ठीक होना शुरू हो जाता है, तो तब आपको रिजल्ट शो होना शुरू तो रिजल्ट हमें 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद मिलता है। और ये कब तक रहने स्टे? ये रहेगा ऑलमोस्ट 5 months, 5 to 6 months। अच्छा, साल में 2 बार कराते हैं लोग। अच्छा, इसको डाइल्यूट करके लगाते हैं आप लोग या फिर डायरेक्ट? जो बोटॉक्स होता है ना इसकी प्रिपरेशन करते हैं, ये पाउडर फॉर्म में आता है, हम इसको खुद बनाते हैं। अच्छा, इसको बनाकर फिर इंजेक्ट करते हैं और ये फ्रोज़न इसको फ्रीज़र में रखा जाता है और एक पेशेंट के ऊपर एक बोटॉक्स यूज़ होता है। अच्छा, कोई ऐसा खतरनाक ऐसा कोई सीन तो कोई नहीं होता खतरनाक कि सीन नहीं है। मतलब जैसे जो 15 दिन 10 दिन का थोड़ा सा पैरालाइज चीज़ें आती हैं, वो कहीं स्टे तो नहीं कर जाती कुछ लोगों नहीं, को? ऐसा नहीं है लॉन्ग टर्म पे ऐसा तो कुछ बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं। और ये मैंने फर्स्ट टाइम नहीं किया फिजा, मैं लास्ट 3 years से करती आ रही हूँ अपना बोटॉक्स। अच्छा, हाँ, तो मुझे तो आइडिया है कि वो जो एक स्टेज होती है 1 to 2 weeks की, आपके इंजेक्शन उठा के खुद ढुज इतनी मैं बहादुर नहीं हूँ। खुद नहीं है बहादुर इतनी? मैं पॉइंट्स लगा लेती हूँ अपने, हाँ। फिर मैं अपनी असिस्टेंट से या जो ऑन डॉक्टर ड्यूटी पे होती है उसको मैं कहती हूँ कि मुझे चेक करना है। अच्छा, और डबल चिन के बारे में भी बताइएगा। एक तो हाइफो बड़ा ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट है, इसके अलावा इसकी मगर सिटिंग्स है ना 2? हाँ, हाइफो की आपने 2 monthly यानी कि 2 महीनों के वक्फे से सिटिंग्स देनी है 2, तब जाके रिजल्ट आता है। जैसे डाइट आपको फिर उसके साथ करना पड़ता है हाइफो के साथ। हाँ, क्या डाइट? फास्टिंग करना पड़ता है आपको, जो भी डाइट कर रहे हो, जो भी प्लान फॉलो कर रहे हो, मगर फास्टिंग विंडो रखनी पड़ती है आपको, ठीक है, तो तब अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा वो फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस हैं, वो हम इंजेक्ट करते हैं। ये नॉन सर्जिकल है सारे प्रोसीजर्स। फिर सर्जिकल में वो लेमन बॉटल, ओके, हाँ, गायबेला, हाँ, गायबेला पेनफुल है। अब लेमन बॉटल ही, मैं तो ज़्यादा लेमन बॉटल ही यूज़ करती हूँ। अब वो ज़्यादा चलता है? हाँ, वो ज़्यादा चलता है, उसके स्मॉल पॉकेट्स पे अच्छा रिजल्ट है। अब लोग कहते हैं बाजू पे लेमन बॉटल लगा के पतला कर दो, टमी पे कर दो, वो नहीं होगा।
उसके लिए भी लाइपोसक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पे जिम करें, वेट लॉस करें। मगर मैं आपके रिजल्ट से इम्प्रेस हुई हूँ और मैं आपको कितने दिन के बाद मजीद बुलाऊं तो फिर और ज़बरदस्त रिजल्ट आप हाँ, दिखाएंगे। इन अ मंथ इसका कंप्लीट रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, 1 महीने के बाद तैयबा को हम दोबारा बुलाएंगे और फाइनल रिजल्ट भी देखेंगे। तैयबा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने राज भी फाश किया, हमारे साथ थोड़ा बताया, वरना मोस्टली लोग बहुत कुछ कराते हैं बट अपना कुछ नहीं बताते। तो जो अपने बारे में बताए तो उसका मतलब है कि आपको सही गाइडलाइन मिल रही है, यू कैन फॉलो दैट, आप वो भी करा सकते हैं जो कि सेफ़ है। थैंक यू। थैंक यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सच्ची मोहब्बत की कहानी सुनाने लगे हम आपको, मगर हकीकत के साथ। इस कहानी में एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का जो है वो पाकिस्तान से और लड़की जो है वो बांग्लादेश से। वो जो स्टूडेंट इनकलाब आया था, आपको पता है, उस टाइम पे बड़ी हंगामी हालात हो गए थे बांग्लादेश के। उस हिसाब से पाकिस्तान से जो लड़का फैसल है उसने एक वीडियो बनाई और अरीशा जो बांग्लादेश से हैं, बंगाली हैं, उन्होंने उस फैसल के टिकटॉक के अकाउंट में एक मैसेज किया, एक कमेंट किया, जहाँ से वो कमेंट जो है वो एक हथियार बन गया और उनका जो है ना सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। कहानी मोहब्बत का सफ़र जो है वहाँ से शुरू हुआ और वो सफ़र ऐसा शुरू हुआ कि अरीशा जो है बंगाल से पाकिस्तान आ गई और फैसल से शादी करके उनकी बेगम बन गई। अब ये कैसे हुआ, किस तरीके से मुमकिन हुआ, किन हर्डल्स के साथ हुआ, सारी कहानी हम इनकी ज़बानी सुनते हैं। मेरे पास फैसल और अरीशा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছি? এই তো আমিও ভালো। বাংলা কথা বলতে পারি। আপনিও পারেন, আমি তো অবাক। আমি ওখানে থাকি না, নবাববাড়ি, নবাবপুর, নোয়াখালী। আচ্ছা, তুমি কোথায় থাকি? আমি কুমিল্লাতে। বাংলা লিখতে পারি? পারেন আপনি? তুমি? বাংলা হ্যাঁ, আমি লিখতে পারি, পারি, বলতে পারি। आपको समझ आ रही है? आपको नहीं आ रही। हम बांग्ला में बात करें क्योंकि मुझे बांग्ला आती है, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी तरीके से किए, लोगों को बताएं। शोरियो रोशिया शोई देर गुइरी ए उई ओ ऊ सब आती है। मैं तो हैरान हूँ। आप हैरान हो मुझे तो देख के? तो मुझे तो आती है ना, तो मैं तो इसीलिए। अब आपको तो वहाँ पे जब आप बांग्लादेश को मिस करती हैं तो आपको तो ये भी तराना भी याद होगा, आमार सोनार बांग्ला, मिलके गाएं। आमार सोनार बांग्ला आमी তোমায় ভালোবাসি, আমার তোমার আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। वाह, लग रहा है बहनें नहीं मिल गई, बंगाली बहनें दोनों। और चलो बांग्लादेश चलें कि यहाँ पे कहाँ घूमा है तुम? शमशद भमर गई हो? शमशद भमर गई हो? ढाका गई हो? अच्छा, ढाका का बात बोल रहे हैं? ढाका का बहुत जगह में गया हूँ लेकिन संसद भवन में अभी तक नहीं गया। मुझे बड़ा पसंद है संसद भवन, बड़ी साइकिल चलाई मैंने ओखाने। और सिलेट गई हो? सिलेट? हाँ, सिलेट में अभी तक नहीं गया। ढाका में बेली रोड गई हो? वो बहुत सारे जगह में गया लेकिन नाम याद नहीं है। एलिफेंट मार्केट? एलिफेंट मार्केट भी नहीं गई? मैं तो ढाका फ्यूचर पार्क है ना, उधर गया था। वो तो बहुत सारा मार्केट पर गया था। बड़ी यहाँ भीड़ वाली जगह बता रही हो तुम। यहाँ का जैसे शालमी है ना, तो वैसी उस जगह के बारे में बता रही है। शालमी जैसी जगह है वो भी। और वहाँ पे गई हो? अच्छा, बेली रोड के तो खाने मुझे बहुत पसंद थे बांग्लादेश के। उसके अलावा मुग बाज़ार गई हो? हाँ, उधर गया हूँ बहन के साथ। है मुग बाज़ार अच्छा है ना, बड़ा है। बड़े बड़े बंगले वहाँ पे बने, जैसे यहाँ के पोर्श एरिया है वैसी। कोकराइल गई हो? मैं कोकराइल में था कि अम्मी ओखाने कोकराइल था कि। नवाबबाड़ी गई हो? उधर नहीं। नवाबपुर, नवाखाली? नवाखाली गया। नवाखाली गया जी। उधर भी बड़ा गई। मेरे बड़े रिश्तेदार हैं वहाँ, इतने रिश्तेदार हैं नवाखाली के हद से ज़्यादा। भाई मेरी तो यहाँ पे जान पहचान बड़ी निकल आई है। और अब मुझे ये बताओ तुम कि सिलसिला कैसे शुरू हुआ ये मोहब्बत? बांग्लादेश के लिए एक वीडियो बनाई थी। तो क्या बनाई थी? ये इनका एक स्टूडेंट था अबू सईद। अच्छा। जिसकी वजह से बांग्लादेश में इनकलाब आया है। हाँ। वो तरीक में उसने हिस्सा लिया था, उसके बाद उसको गोली लगी, 2-3 गोलियां लगी। वो फिर भी इनकलाब के लिए सड़कों पर ही रहा कि मैंने इनकलाब लेके आना है। तो उसके लिए मैंने एक मोटिवेट वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश में वायरल हुई।
क्या बोला था तुमने उसको? उसमें यही कहा था कि पाकिस्तानी हो आप भी देखो। अच्छा। तो कैसे इनकलाब लेकर आए हैं वो बंगाली लोग। तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, तो बांग्लादेश में काफ़ी लोगों ने स्टेटस वगैरह लगाया। तो इसने आपकी प्रोफाइल पे कमेंट किया? हाँ, मेरी वीडियो पर कमेंट क्या ये लिखा दिया कि रिशा लव। तुमने? की लिखते पड़ी? लव फ्रॉम बांग्लादेश बोला। वाह, फ्रॉम बांग्लादेश जो है वो फ्रॉम मी हो गया, है ना? तुम्हें कैसे लगा कि ये लव फ्रॉम बांग्लादेश जो है ये मेरे लिए है? मैंने बस इसके कमेंट को लाइक दिया, फिर मैंने ये सोचा कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई। अगेन भी कोई वीडियो बनाता हूँ इसी टॉपिक पर, तो इससे डिटेल वगैरह लेता हूँ क्योंकि ये भी स्टूडेंट का हिस्सा थी। तो इनबॉक्स किया, मैसेज किया? हाँ, तुमने? इनबॉक्स मैसेज किया। अच्छा। तो वहीं से हमारी फिर रेगुलर बात होना स्टार्ट हो गई। वाह। तो और एक मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद और आगे का सफ़र बताओगे तुम मुझे। रेगुलर बात देखिए यार, दिल मिले हो, रूहें मिली हो, तो फिर ये सरहदें आपको रोक नहीं सकती। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अच्छा जी, बंगाली लड़की और पाकिस्तानी लड़का, इनकी ये जो ना कहानी वो हम सुन रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ कि कष्ट हुआ जब शादी की बात चली, प्यार हो गया, सब कुछ हो गया सिलसिला, अब शादी भी तो होनी थी, तो कष्ट हुआ? हाँ, कष्ट कहते हैं मुश्किल को, सॉरी मैंने कहा आप सोचोगे कष्ट क्या होता है। कष्ट हुआ? जी। कैसे क्या हुआ? पहले जब मीन्स के फैमिली को भी छोड़ के आऊँगी तो वो सब वैसे भी दुख लगता है, फिर इधर आके भी अच्छा ही रहूँगी वो सब। इसकी ज़बान समझ आती थी? इसकी जुबान हाँ आता था। इसको तो बंगाली नहीं आती, तो उर्दू में बोलता होगा। जी। ठीक है, तुम भी पढ़ी थी, स्टूडेंट थी तुम, है ना? तो फिर क्या इंग्लिश में कम्युनिकेट करते थे तुम लोग? हाँ, थोड़ा उर्दू थोड़ा इंग्लिश ऐसे करके धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक दूसरे को समझा देते थे एक दूसरे की बात। फिर इसने तुम्हें बोला शादी का? जी। फिर तुमने अपने घर वालों को कैसे बोला शादी का? कि मैं मतलब तुम जाहिर सी बात है मुल्क छोड़ के आना था, पाकिस्तान आना था एक लड़के पे, इस पर इतना भरोसा कैसे हुआ तुम्हें कि तुम इसके पास आओगी, इस मुल्क में आओगी, सेफ़ रहोगी? क्या पता पीछे से किया पांचा ख़राब निकलता, कुछ ऐसा होता। फिर ना एक मैंने किसी के साथ बात करने से पता चलता है इंसान कैसा होगा। भाई यहाँ पे बड़े ड्रामेबाज लोग बैठे हुए हैं, ये तो तो ना बता दूँ, दुनिया ही ड्रामे पे चल रही है। हम तो टीवी पे ड्रामा, मैंने तो देखना ही छोड़ दिए, मैंने तो काम करना भी इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि असल हकीकत में बहुत ड्रामेबाजी है। हाँ। तो तुमने कैसे यकीन किया कि कहीं लड़का ड्रामेबाज तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं अपना घर बार अपना बांग्लादेश छोड़ के आऊँगी, बंगाल सारा सिस्टम छोड़ के आऊँगी? क्योंकि उसका बाबा आर्मी में है तो इसलिए और भी। अच्छा, तुम्हारे बाबा आर्मी में? वाह 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 वाह। फिर तुम्हें कितनी मुश्किलें फेस करनी? मैंने फैमिली से बात की शुरू में, मेरे अब्बू नहीं माने थे और बड़ी सिस्टर नहीं मानी थी। हाँ। वो कहती ये पाकिस्तान में कैसे रहेगी, यहाँ के खाने अलग है, कल्चर अलग है, वो ख़ुद को कैसे कंफर्टेबल फील करेगी, कैसे इस माहौल में रहेगी, सर्वाइव कैसे करेगी, अगर वो छोड़ के चलेगी आपका क्या फ्यूचर होगा। ऐसी बातें की। मैंने कहा नहीं, मुझे यकीन है उस पर कि वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के आएगी, अपना मुल्क छोड़ के आएगी, अपने बहन भाई छोड़ के आएगी, फैमिली छोड़ के आएगी, तो वो मुझे क्यों छोड़ के जाएगी। अच्छा, अब बंगाली जो है ना वो बड़े वफादार होते हैं। मैं आपको बताऊं, ख़ास तौर पे औरतें हाँ जी, वहाँ हाँ की। जी। मेरी भाभी हैं, वो भी बंगाली हैं, जो सबसे बड़े भाई की बीवी है मेरी, जी, जी। उनका नाम है जरनाज। उन्होंने हमें पाला भी है। जी जी। उनके बड़े एहसानात हैं हम पे, हमें बच्चों की तरह पाला उन्होंने। अम्मी से ज़्यादा उन्होंने हमारी लुक आफ्टर की है। अम्मी तो बाहर हमारी काम करती थी, बच्चों को पालने के लिए ब्रेड एंड बटर कमाती थी। तो मेरी भाभी जो आई थी बांग्लादेश से, उन्होंने बिल्कुल ऐसे पाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे माएँ पालती हैं। स्कूल का लंच देना, टिफ़िन देना। तो बंगाली औरतें बड़ी वफादार होती हैं और बड़ी साथ निभाने वाली होती हैं, है ना? अभी हमारी वीडियोस कुछ लोग देखते हैं ना पाकिस्तान में, कहते हैं प्लीज़ हमें भी बंगाली ला दो लड़की। हाँ, जान दे देंगी, तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, तुम्हारे जी, साथ जी, ऐसा वफादारी ही है। निभाएंगी, बहुत अच्छी होती हैं। तो ये तो अच्छी घर की तुम चलो माशाल्लाह लड़की भी ले आए, तुम्हारे नसीब चंगे निकले। आपके अब्बू वगैरह अम्मी वगैरह मान गए थे जल्दी से? नहीं, बाबा तो नहीं माना था। माँ उसके साथ, माँ को एक दफ़ा बात करवाया तो माँ को सही लगा, फिर इसके बाद माँ बात करती रही। अच्छा। हाँ, जब भी कॉल देता था माँ के साथ बात करवाता था, तो बाबा नहीं मानते थे। जब भी मेरी टॉपिक पर बात तुलता था तो बाबा गुस्सा हो जाता था, कॉल काट देता था, बोलता था मीम के बारे में, मैंने आरिशा के बारे में मैंने इस टॉपिक में बात ही मत करना, वरना मैं कॉल रंग दूँगी, बात नहीं करूँगी ऐसे। तो फिर कथा कैसे हुई? फिर मेरे साथ ना अच्छा था कोई से ना आए। फिर अब्बू? हाँ, अभी कथा करते पड़े হ্যাঁ এখন কথা বলে।
अच्छा, अब जाके अब मुश्किल है। अभी उसका फेवरेट दामाद हो मतलब गया। वो ये कह रही है कि मेरे से अब्बा बात नहीं करते थे और अब्बा ने मुझसे बिल्कुल बातचीत छोड़ दी थी। कौथा कहते हैं बात करने को, तो कौथा बोलते पड़ी ना, मतलब वो बात उन्होंने बिल्कुल नहीं करते पड़ी, मतलब नहीं करते थे। फिर उन्होंने अब शुरू किया, अब थोड़ा सा नॉर्मल हुए, वरना वो पहले तो फ़ोन पे भी नहीं बात करते थे लड़की से। ये बात फिर इस नाराज़गी के साथ तुम आई हो वैसे, है ना? हाँ। अम्मी की मगर रजामंदी थी, तुम्हारी फैमिली भाई वगैरह की शामिल थी, जी। ठीक है। नहीं, इसके अब्बू भी मान गए थे लास्ट में। हाँ, नहीं तो क्या डरते क्या थे कि यहाँ पर आओगी, तो ये क्या डरते थे कि तुम क्या कर दोगे? कि वो यही कहते थे कि बेच देंगे आओ आपको। बेचो, मुझे बेचो, बंगाली मेरे काम की है, तुम लोगों को तो जबान भी समझ नहीं आती, मुझे बेच दो ये माल। मैं सारा दिन उसको अपने घर पे बिठा के सब अम्मी बांग्ला कौथा बोलते पड़ी, तुम भी बोलते पड़ी, अम्मी उखाने था कि, तुम्हें उखाने था कि। इनका क्या ताल्लुक है हमारी जबान से यार? ऐसा ही। ऐसे ही है, तो मुझे बेच दो। हाँ, तो वो आपको पता है दुबई में हर कंट्री के लोग होते हैं पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव बातें ऐसे ही करते है, हैं हाँ। कि वो अच्छे लोग नहीं होते, बाद में आपकी बेटी को कष्ट देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, ज़िंदगी ख़राब कर देंगे इसकी। तो ऐसी बातें करते थे वो, फिर वही बातों को माइंड में बिठा लेते थे। ओ, अब सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब ठीक है, अब तो मैं उनका फेवरेट दामाद हूँ। वाह, प्यार क्या- प्यार करता है तुमसे जी सच्चे अभी- दिल से। है सच में। और तुम छोटी छोटी 3 छोटी है ये छोटी छोटी बताओ प्यार करती है? हाँ, बहुत। अच्छा, जाने से पहले जल्दी जल्दी कहानी तो आप लोगों ने सुन ली, मुझे बताओ हर बंगाली वहाँ पे जाके नाव चलाता है। मैंने तो नाव चलाई है, तुमने चलाई है? हाँ, मैंने चलाया। हाँ, नाव कहते हैं कश्ती को, जो हम कश्ती चलाते हैं उसको नाव कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और बाड़ी कहते हैं जो जगह जहाँ पे कि बाड़ी जो जगहें होती है ना, तो तुम किधर बाड़ी में रहती थी? मैं तो कुमिल्ला में रहता था, लेकिन तुमको भी लगी थी? हाँ, तो मैं जब ब्राह्मणबाड़िया उधर जाती हाँ, थी कौशबा, उस हाँ। इलाका में तो नाव का टाइप था ना, हाँ, शापला बिल था, पौधो बिल था, तो उधर नाव चलाया। अच्छा, मैंने स्लेट में बड़ी चलाई है। अच्छा, मुझे बताओ कि वो जो दाल भात होती है बंगालियों का सबसे स्पेशल खाना है, आपको पता है, मछली दाल भात, मछली के कबाब, मछली की बिरयानी, मछली का पुलाव। तो जो दाल हमारी होती है ना दाल भात की, उसमें इतनी डोंगा भर के पतली दाल होती है, इतनी पतली होती है कि उसमें आप अपनी नाव चला सकते हैं, ठीक है। और हमारी जो पाकिस्तान की दाल होती है वो बड़ी गाढ़ी होती है, खिलाती हो? खिलाई है, लेकिन और सुटकी मछली खिलाई है, सुटकी हाँ, मछली। आपको पता है घर का साफ जा रही हूँ, बाय छुट्टी बाय है। बाय बाय, बाद में हम पीछे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सुटकी मछली वो मछली होती है जिसको आप पका लें अपने घर पे, तो 40 दिन तक आपके घर में भी पूरे मोहल्ले में बदबू नहीं जाएगी। अल्लाह हाफिज़।